हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इससे पहले वाले सारे के सारे लेक्चर्स आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे इजी शॉर्ट नंबर 6 की, और इसके अंदर हम बात करेंगे कनेक्टेड बॉडीज जो होती हैं, स्ट्रिंग से कनेक्ट करके बॉडीज को जो पुल किया जाता है, तो पुलिंग वाले केसेस को कैसे डील किया जाता है उसकी बात मैं करूंगा, और बहुत आसान तरीकों से आपको सिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि अगर नीट में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बहुत इजी वे में कैसे सोल्व किया जाएगा। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम किस तरह के मेथड यूज़ करेंगे, हमारे क्वेश्चन विद इन दी सेकेंड्स आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप इजी शॉर्ट नंबर 6। और इजी शॉर्ट नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम कैसे यूज़ करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर। जब मास कांस्टेंट हो, तो मैंने आपको सिखाया था अगर मास कांस्टेंट हो तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बन जाता है एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। लेकिन इसको एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए को यूटिलाइज कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, इसमें एफ नेट कैसे देखा जाता है और मास की वैल्यू क्या होती है और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, इसको एक बार मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझा देता हूं। राइट, तो देखिए सबसे पहले बात करने वाले हाउ टू यूज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन व्हेन मास इज कांस्टेंट। आप सब जानते हो, अगर मान लो किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हो, F1 एंड F2, यहां F1 इज ग्रेटर देन F2 है। तो आप जरा मुझे बताइए बच्चों, अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरफ मूव करेगा? डेफिनेटली ये राइटवर्ड एक्सेलरेट होगा बाय एक्सेलरेशन ए। राइट, तो हमें पता है कि लार्जर फोर्स की तरफ ही एक्सेलरेट होगा, तो जो F नेट बनेगा वो F1 माइनस F2 के बराबर बनेगा। तो हमें पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम कैसे यूज करेंगे, F नेट इक्वल्स टू ma की फॉर्म में यूज करेंगे। तो F नेट इक्वल्स टू ma लिखा जाएगा, पर F नेट कैसे लिखा जाएगा? आपसे कहा जाता है कि F1 बड़ा है F2 से, इसका मतलब F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेट फोर्स डेफिनेटली बड़े वाले फोर्स की तरफ ही बनेगा। ये आपके बहुत आसानी से समझ में आई गई होगी बात। तो F1 माइनस F2 नेट फोर्स बनेगा, तो F नेट इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इक्वल टू m इंटू a बनेगा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ठीक से यूज करना मैं आपको सिखाता हूं। इसमें F1 क्या है जरा आप मुझे बताइए, खुद बताइए F1 क्या है। आप कहेंगे साहब F1 तो बड़ा वाला फोर्स है, लेकिन मैं इसको एक अलग सेंस में देख रहा हूं। मैं किस सेंस में देख रहा हूं कि F1 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स है। जब भी आप किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे या किसी सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि जिधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन आएगा। इसका यह मतलब हुआ कि ये बॉडी हमारी जो है वो F1 की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। सो व्हाट इज द F1 एक्चुअली? इट इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये पहली कहानी। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं F1 क्या है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द F2? F2 इज द फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज F2। व्हाट इज द मास? मास यहां देखो, अगर आप चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में देख रहे हैं और डायरेक्टली उनको F इक्वल टू ma ही यूज करें, मैं जानता हूं कि F नेट इक्वल टू ma होता है और आप सबको ये बात पता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके आंसर बिना किसी एरर के एक बार में आएंगे। और वही हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए नीट के अंदर कि जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं तो बिना किसी गलती के मेरा आंसर एक बार में बिल्कुल सटीक आ जाए। तो यहां ध्यान रखें बच्चों, एम जो होता है ये मास, इट इज द टोटल मूवेबल मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ नेट फोर्स। मतलब नेट फोर्स कितना बनेगा यहां पर? F1 माइनस F2। तो इस F1 माइनस F2 के इंफ्लुएंस में जो टोटल मास मूव कर रहा है वो है। अब आपको लग रहा होगा कि साहब यहां तो टोटल मास एम ही तो है, इसमें आपने कौन सी नई चीज बता दी हमें? इस पर्टिकुलर केस के अंदर टोटल मास एम है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज। तो अगर बॉडीज कनेक्टेड है तो नेट फोर्स के इंफ्लुएंस में बहुत सारी बॉडीज एक साथ चल सकती है ना, ये बात आपकी समझ में आती है। तो हम देखेंगे कि नेट फोर्स के अंदर या रिजल्टेंट फोर्स के इंफ्लुएंस में जो टोटल मास मूव कर रहा है वो m है। सो m की वैल्यू क्या है बच्चों? ध्यान से समझना, m इज टोटल मूवेबल मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ नेट फोर्स। और a तो आप जानते हो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है। a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो याद रहे हम न्यूटन लॉ को कैसे यूज करेंगे? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखेंगे इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। लेकिन जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास करोगे। अगर मैं यहां आपसे बात करना चाहूं कि आप एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप F नेट
या रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं अपॉन टोटल मूवेबल मास, टोटल मूवेबल मास, टोटल मूवेबल मास अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ नेट फोर्स, राइट। ये आपको याद रखना, इसको हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इजीली। क्या हम करें कि पुलिंग वाले केसेस बहुत आसानी से सोल्व कर लें, राइट। तो सबसे पहले देखिए, यहां एक सरफेस पर कोई एम मास रख देते हैं। मान लो कोई एम मास रखा हुआ है और इससे पीछे की तरफ एक रोप या स्ट्रिंग कनेक्टेड है। आप उसको मासलेस रोड भी बोल सकते हो। नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग और मासलेस रोड का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होता है। तो अगर मान लो यहां पर एक मासलेस रोड कनेक्ट कर दी जाए और उधर कोई फोर्स लगाया जाए, आप खुद बताइए मुझे बच्चों, अगर मैं ये फोर्स लगाता हूं और ये मासलेस रोड यहां पे कनेक्टेड है या रोप या स्ट्रिंग है, तो जब इसको हम एक्सेलरेट करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो F अपॉन m आएगा। अब आप कहेंगे कि साहब नेट फोर्स यहां F ही बना, टोटल मूवेबल मास m बना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू F बाई m आएगी। यहां से आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस स्ट्रिंग के अंदर कोई टेंशन होगा? इसका टेंशन 0 होगा। यह आपको समझ में बहुत इजीली आता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि टेंशन होगा, तो आप टेंशन का रीजन बताऊं, पूछूंगा मैं आपसे, वो कौन सा रीजन है जो इसमें टेंशन क्रिएट करेगा? आप कहेंगे कि साहब यहां पे कोई इसके पास रीजन नहीं कि टेंशन क्रिएट हो। या आप ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं टी पीछे की तरफ कंसिडर कर लेता हूं यहां इस सिचुएशन में, तो बच्चों अब एफ नेट एफ नहीं रहा बल्कि एफ माइनस टी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे मैं अगर बात करना चाहूं आपसे, तो इस रोप के अंदर फिलहाल कोई टेंशन नहीं होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ बाई एम के बराबर होगी। यहां तक कहानी क्लियर। अब अगर यहां पे कोई मास कनेक्ट कर दें और अब पुल करें, तो अब आप कहोगे कि साहब अब तो टेंशन आएगा। अब आप कहेंगे कि इस नेट फोर्स के इंफ्लुएंस में जो टोटल मास मूव करेगा वो 2m है, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो F अपॉन टोटल मूवेबल मास होगा। अब आप कह सकते हैं कि हमने तो फोर्स इस A ऑब्जेक्ट पे लगाया था, B ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहां का टेंशन होगा। इसका मतलब टेंशन आई है। तो यहां से हमें एक बात समझनी है, वो क्या कि रस्सी के किसी भी पॉइंट पे टेंशन, एक्सेलरेशन अगर राइटवर्ड है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मास रखा हुआ है वो रेस्पॉन्सिबल होता है यहां टेंशन के लिए। जब ये मास यहां पर नहीं था तो यहां कोई टेंशन नहीं था, जब ये मास यहां आया तो टेंशन आया। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को पुल करूंगा तो जो पुलिंग के डायरेक्शन के पीछे जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालना है, उस टेंशन जहां निकालना चाहता हूं उसके पीछे वाला जो मास होगा वहां टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद है एक छोटी सी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो यहां पर मैं इसको भी हटा देता हूं, ये सब चीजें हट चुकी हैं यहां से, और एक ऑब्जेक्ट और यहां रख देता हूं C, इसको हम नाम देते हैं C। अब आप मुझे बताइए, आप कहेंगे साहब F नेट तो F है और टोटल मूवेबल मास 3m है, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन बनेगा वो F अपॉन 3m के बराबर बनेगा। यहां तक बहुत इजीली आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा मुझे बताइए, जैसा मैंने आपको अभी सिखाया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहां टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये पूरा का पूरा मास है और यहां टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला मास है। आप जिस भी पॉइंट पे टेंशन निकालेंगे उसके पीछे वाला मास उस पॉइंट पर टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पीछे कोई फोर्स नहीं लगा रखा है तो पीछे जो फोर्स लगेंगे वो केस मैं आपको सिखाऊंगा आज वाले आर्टिकल के अंदर, और आप देखना कि इन सवालों को आप बहुत चुटकियों में सोल्व करेंगे, बहुत इजी वे में सोल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या T1 के लिए रिस्पॉन्सिबल मास ये वाला है? कि हाँ साहब डेफिनेटली T1 के लिए रिस्पॉन्सिबल मास ये वाला है, और T2 के लिए रिस्पॉन्सिबल मास ये पूरा का पूरा है। तो अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है तो बहुत आसान तरीका हो जाता है कि साहब देखिए T1 जो है वही इसको इतना एक्सेलरेशन दे रहा होगा, तो T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन 3m, क्योंकि इन तीनों बॉडीज का एक्सेलरेशन तो सबका सेम है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो T1 की वैल्यू F/3 आ गई। इसी तरीके से अगर आप T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो T2 के पीछे वाला टोटल मास मल्टीप्लाई कर दे इस एक्सेलरेशन से, आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो T2 इक्वल्स टू जो पीछे टोटल मास है वो 2m है और एक्सेलरेशन की वैल्यू F/3m है। m से m कैंसिल कर दोगे और आपको यहां 2F/3 की फॉर्म में टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको
और तरीके सिखाऊंगा, वापस से बात करता हूं, सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह हमारे पास टेंशन T1 के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाली बॉडी है और T2 के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों बॉडीज है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सब इस सिचुएशन में T1 बताइए, तो हमें कहेंगे कि साहब देखिए होगा क्या कि जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू तो F/3m के बराबर होगी, और ये एक्सेलरेशन इसका भी है, ये एक्सेलरेशन इसका भी है, और ये एक्सेलरेशन इसका भी है, क्योंकि तीनों बॉडीज को आपने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, तो तीनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगी। अब मुझे बताइए T1 अगर यहां का टेंशन है तो इस वाली बॉडी को तो T1 ने मूव करवाया, तो इस पे नेट फोर्स बना T1, इसका मास m है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू F/3m अगर आप कर देंगे तो इस तरह से आप m से m कैंसिल करके F/3 T1 कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम T2 कैलकुलेट करते हैं, तो T2 आप मुझे बताइए, एक तो मैंने तरीका आपको डायरेक्ट बताया, और वो डायरेक्ट तरीका क्या बताया आपको कि साहब अगर T2 कैलकुलेट करना चाहते हो तो T2 के पीछे वाला जो टोटल मास m और m2m है वो T2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मींस वी कैन राइट T2 इक्वल्स टू दिस 2m मल्टीप्लाइड बाय a, और वहां से 2F/3 आपको मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को सिस्टमेटिक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना के यूज करें। जैसे यहां देखिए ये T2 है, ये T1 है, क्या हम T1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं F/3? क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर है A इक्वल्स टू F/3m। अब बताइए, मैंने आपको अभी बताया न्यूटन लॉ कैसे लगाएंगे, क्या इसका एक्सेलरेशन राइट वर्ड है? सो व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है सबसे पहले उस फोर्स को लिखेंगे, वो T2 है बच्चों। देखिए T2 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, माइनस अपोजिट फोर्स T1 है, और T1 की वैल्यू आप F/3 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां F/3 रख देंगे, इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू F/3m है, आप m से m कैंसिल कर देंगे, T2 की वैल्यू आपको मिल रही है, F/3 को तो जाके ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा 2F/3। तो आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से वही चीज आ रही है। तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके लिए स्पीड बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो हम तो सीधी सीधी बात करेंगे कि सर आपने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे वाला मास है, तो हम क्या करेंगे, जहां हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है उसके पीछे वाले टोटल मास को सिस्टम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे यहां का टेंशन कैलकुलेट करना है तो इसके पीछे का टोटल मास m है, उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे T1 मिल जाएगा। मुझे T2 कैलकुलेट करना है तो पीछे वाला टोटल मास जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे T2 मिल जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर के न्यूटन लॉ से भी वो लेके आगे, और डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू उसके पीछे वाले मास से डिसाइड होता है। आगे बात करते हैं। यहां देखिए हमारे पास दो ब्लॉक हैं 4 kg और 6 kg के, मान लेता हूं ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। आपको 20 न्यूटन का फोर्स दिया गया है जो आपने सिस्टम पे अप्लाई किया। बच्चों आप मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या बनेगा। साहब इसका एक्सेलरेशन कनेक्टेड बॉडीज हैं, तो अगर A है तो इसका एक्सेलरेशन भी A ही होगा। और A कैसे निकाला जाता है? A निकाला जाता है F नेट अपॉन टोटल मूवेबल मास। बताइए नेट फोर्स कितना है? ओनली 20 न्यूटन, तो यहां रख दूंगा मैं 20 न्यूटन। और टोटल मूवेबल मास जो है इसके इन्फ्लुएंस में वो 4 + 6 मतलब 10 kg है, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगी। अब जो मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो यहां का जो टेंशन T है, देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। टेंशन का डायरेक्शन मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, जहां से देखा जाता है वहां से बाहर की तरफ। तो अगर मैं A ऑब्जेक्ट से देखूंगा तो टेंशन इधर दिखेगा, B से देखूंगा तो टेंशन इधर दिखेगा। क्लियर? तो आप मुझे बताइए क्या टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी ये वाली है? तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साहब देखिए 4 kg की जो बॉडी है और ये जो टेंशन T है, इस T की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मास आ जाएगा 4 और एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका 2, तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 8 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 8 न्यूटन। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि साहब यहां टेंशन की वैल्यू 8 न्यूटन होगी। हां, क्या हम B ऑब्जेक्ट जो कि 6 kg का है उसको यूज करके भी टेंशन निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं, हमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और T यहां से देखने पे पीछे दिखेगा, तो T हमने पीछे की तरफ लगा दिया। एक्सेलरेशन राइट वर्ड है, हमें पता है पूरे सिस्टम का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताइए
यहां न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? दिस इज 20 माइनस अपोजिट फोर्स T इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो आप बताइए बच्चों, 20 माइनस T इक्वल टू 12 मिला तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन। तो कौन सा मेथड कन्वीनियंट है? कि साहब जो आपने पहले बताया कि जहां टेंशन निकालना है उसके पीछे वाले मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 2 डायरेक्टली आपको 8 न्यूटन मिल जाएगा। होपफुली यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी आप क्या करते हैं, देख ध्यान से, इस सिस्टम के अंदर हमने 40 न्यूटन का फोर्स तो राइटवर्ड लगा रखा है और 20 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड लगा रखा है, लेफ्टवर्ड लगा रखा है, ऐसे बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या 40 न्यूटन का फोर्स बड़ा है? डेफिनेटली बड़ा है। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन जो बनेगा वो राइटवर्ड ही बनेगा, ए। तो ये भी एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये भी ए से चलेगा। अब बताइए मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? कि साहब नेट फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास। नेट फोर्स बनेगा 40 माइनस 20 और टोटल मूवेबल मास है 10 kg जो मैंने यहां रख दिया। आप बताइए क्या इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया? यस, इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब बताइए यहां टेंशन निकालना है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको मैं बी नाम दे देता हूं। तो अगर मैं ए से देखूंगा तो ये टेंशन इधर दिखेगा और बी से देखूंगा तो टेंशन इधर दिखेगा। याद रहे टेंशन का जो वैल्यू होता है इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए से देखने पे बाहर इधर बनेगा, बी से देखने पे बाहर इधर बनेगा, राइट। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं यहां करना चाहता हूं, यहां भी मैं डायरेक्ट मेथड आपको बता सकता हूं। देखिए सिस्टम चल रहा है इस तरफ, तो यहां का जो टेंशन है इस सिचुएशन में जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हैं, आप पता है क्या करेंगे? आपको करना क्या है कि जहां टेंशन निकालना है उसके पीछे वाले मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको ऐड कर दें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये तो नीट के पेपर के अंदर सोल्व करने का तरीका है, लेकिन सही तरीका क्या है कि साहब फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताइए आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इधर लगा 20 न्यूटन का फोर्स, इधर टेंशन T है, हम ए का FBD बना रहे हैं। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? डेफिनेटली ये। अब बताइए न्यूटन लॉ कैसे लगाएंगे? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इधर था, T बनेगा माइनस अपोजिट फोर्स 20 इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो आप मुझे बताइए T इक्वल टू क्या मिला? 4 इंटू 2 8 प्लस 20, इट विल गिव्स 28 न्यूटन। तो कहानी तो वही बन गई। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर पीछे भी कोई फोर्स लगा रखा हो तो सबसे पहले आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लें, जैसे आपने यहां निकाला। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पीछे वाले मास को इससे मल्टीप्लाई करके और जो फोर्स पीछे लगा रखा है उसको ऐड कर दें। देखिए ये उधर जाके ऐड ही तो होगा, तो आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप 28 न्यूटन का फोर्स टेंशन यहां ला सकते हैं। अगर हम चाहें तो 6 kg का जो ब्लॉक, इसको हमने बी नाम दिया, उसको यूज करके भी टेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपने कितना? 40। एक्सेलरेशन इधर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब बताइए ये T निकालना है, हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले लिखना है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट फोर्स इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो ये 12 हो जाएगा, तो 40 माइनस T इक्वल टू 12 मिलेगा। तो बच्चों T इक्वल टू 40 माइनस 12, दैट मीन्स ये आपको मिल जाएगा कितना? 8 न्यूटन। 40 माइनस 12 मिल जाएगा 28 न्यूटन। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। तो आया मजा? बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पुलिंग वाले क्वेश्चंस को इस कंसेप्ट को यूज करके। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, आगे आ जाइए। यहां देखिए क्या है, हमारे पास 3 ब्लॉक है, M1 M2 और M3। M1 का जो मास है वो 5 kg गिवन है, ये 5 kg है। M2 जो है वो 10 kg है, इसको हमने 10 kg लिखा। M3 जो है वो 15 kg है, ये आपने 15 kg लिखा। और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है बच्चों, वो फोर्स है 120 न्यूटन। तो इसकी जो वैल्यू है F की वो है F इक्वस, यहां लिख देता हूं, F इक्वस टू 120 न्यूटन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ, तो यही नेट फोर्स बन जाएगा। तो ये तो नेट फोर्स है, हमें पता है कनेक्टेड बॉडीज है तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। आप मुझे बताइए नेट फोर्स कितना है? 120। और टोटल मूवेबल मास कितना है? 5 प्लस 10 प्लस 15 30। तो बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? कि सब जो एक्सेलरेशन आएगा A वो आ जाएगा 120 बाई 30, इट विल गिव्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास विल गिव्स द एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया टेंशन कैलकुलेट करने का, कि साहब T1 निकालना चाहते हो ना, तो इसके पीछे वाले मास m1 यानी 5 kg को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो T1 आपको मिलेगा कितना, 20। अगर आप T2 कैलकुलेट करना चाहते हो तो पीछे वाला टोटल मास जो कितना बना 15, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से, तो आपको T2 मिल जाएगा। तो 15 इंटू 4 विल गिव्स व्हाट, 60। यानी T1 मिला कितना, 5 इंटू 4 20, और वो मिला आपको 60। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन आप यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे साहब, ये T1 है, पीछे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो T1 इक्वल टू क्या बनेगा, m इंटू ए। एम कितना है बच्चों, 5, ए कितना है 4, इट विल गिव्स 20 न्यूटन। अगर मैं T2 निकालना चाहता हूं तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूं और इसको भी यूज कर सकता हूं। हम देखिए किसको यूज कर रहे हैं, जो हमारा m2 मास है 10 kg का, उसको। आप T1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T1 की वैल्यू आपको 20 न्यूटन मिली है। आपको पता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो हम न्यूटन लॉ कैसे लिखेंगे, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट फोर्स 20 इक्वल टू मास 10 इनटू एक्सेलरेशन 4। तो दिस विल गिव 40, 20 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 न्यूटन। आया तो आंसर वही। तो बताइए, अगर स्पीडली सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है कि जहां टेंशन निकालना है उसके पीछे वाले टोटल मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप T2 निकालना चाहते थे तो पीछे वाला जो टोटल मास बनेगा वो बनेगा 5 प्लस 10 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 4 डायरेक्टली मिल जाएगा 60 न्यूटन। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार हमने फोर्स किसी एंगल पे लगाया है। देखिए यहां पर हमने 120 न्यूटन का फोर्स लगाया है 60 डिग्री पर, तो इस 120 का जो ये कंपोनेंट आएगा, ये 120 cos 60 डिग्री आएगा, और इसकी वैल्यू बन जाएगी 120 और cos 60 1/2 हो जाएगा, तो 60 न्यूटन। इसका मतलब जो नेट हॉरिजॉन्टल, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा फोर्स का 120 sin 60, वो तो इसका नॉर्मल कम करेगा, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो इसका हमें कोई यूज करना ही नहीं है, तो आपको f sin थीटा की वैल्यू है f sin 60। राइट, वो सिर्फ क्या करेगा, ये जो 150 न्यूटन का mg है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे इसका नॉर्मल कम कर देगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगा वो 60 है। अब मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल मूवेबल मास, 3 kg ये है, 12 ये है, तो दोनों मिलकर कितने बन गए 15, और ये कितना है 15 मतलब 15, तो 15 प्लस 15 बन गया 30, तो टोटल मूवेबल मास कितना है 30। आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन जो इधर आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूंगा, नेट फोर्स 60 अपॉन टोटल मूवेबल मास 30, इट विल गिव्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताइए, अगर यहां पे टेंशन निकालना है तो हम इसको यूज करेंगे डायरेक्टली। अब बताइए T1 की वैल्यू क्या होगी, कि साहब T1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, मास है 3 इंटू एक्सेलरेशन है 2, द आंसर इज व्हाट 6 न्यूटन। अगर आप T2 निकालना चाहते हैं तो पीछे वाला टोटल मास जो है कितना है 15, उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू 2 विल गिव्स 30, तो ये T2 की वैल्यू डायरेक्टली 30 आएगी। लेकिन अगर मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं 12 kg वाले ब्लॉक का, तो आप मुझे बताइए इस डायरेक्शन में T2 होगा और इस डायरेक्शन में, यहां ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, कि यहां से देखेंगे तो टेंशन T1 इधर दिखेगा, यहां से देखने पर टेंशन T1 इधर दिखेगा। तो जब आप इसको यूज करोगे, इस वाले ब्लॉक को यूज करोगे, तो T2 का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, T1 का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। नाउ व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन राइटवर्ड है और इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स T2 है, माइनस अपोजिट लगने वाला फोर्स T1 है, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 6 न्यूटन की फॉर्म में, तो ये हो गया 6 इक्वल टू मास 12 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो 12 इंटू 2 कितना होगा बच्चों 24 में आप ऐड कर दो 6 को, तो T2 की जो वैल्यू मिल गई वो आपको मिल गई 30 न्यूटन। ये तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया था, कि साहब जहां टेंशन निकालना है पीछे वाले मास को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से, तो आपको टेंशन मिल जाएगा। तो पीछे का जो टोटल मास है वो 15 है, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे कॉमन एक्सेलरेशन 2 से, तो आंसर आएगा 30। तो उम्मीद है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी मास्टरी करेंगे, ताकि जब सवाल आए एनएलएम के नीट एग्जाम के अंदर तो उनको आप बहुत अच्छे से सोल्व कर सकें। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। हमारे पास एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है
और एक स्मॉल एम मास की रोप है, स्ट्रिंग, हेवी रोड, जिसको अपन जिसका मास एम ले रहे हैं, राइट। दोनों कनेक्टेड है और सिस्टम को आपने फोर्स लगा के पुल किया है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो क्या है? वो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ द रोप एंड ब्लॉक। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। तो बच्चों बताइए, नेट फोर्स कितना है? एफ। टोटल मूवेबल मास कितना होगा? m प्लस एम। तो एक्सेलरेशन आएगा एफ अपॉन एम प्लस एम। तो पहला पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द रोप एंड द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे, नेट फोर्स बनेगा एफ अपॉन टोटल मूवेबल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बनेगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, राइट। दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है? फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। आपसे कहा है कि ये जो रोप, हेवी रोप जिसका मास एम है, ये ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी? तो रोप के थ्रू ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स यहां लगेगा बच्चों, इस पॉइंट पर। तो यहां जो टेंशन होगा वो आपसे इनडायरेक्टली पूछा है। आप मुझे बताइए, क्या ये भी पुलिंग का केस है? हाँ साहब, ये भी पुलिंग का फोर्स है। आप एफ फोर्स लगा के कैपिटल एम और स्मॉल एम मास की जो रोप है, जो कनेक्ट की हुई है, उनको पुल कर रहे हैं। और मैंने आपको सिखाया कि पुलिंग वाले केस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू उसके पीछे वाले मास को कॉमन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एफ अपॉन एम प्लस एम। अगर इसके पीछे वाले मास को इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो यहां का फोर्स या यहां का टेंशन आपको मिल जाएगा। तो हमने इसका अलग से डायग्राम बना लिया और यहां पर मान लेता हूं कि टेंशन टी है जो मुझसे पूछा है। तो इस टी का वैल्यू क्या आएगा कि साहब टी इक्वल टू आएगा मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए। तो मास एम हमारे पास कैपिटल एम है और एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पॉइंट, एट द कनेक्टेड पॉइंट। वो कनेक्टेड पॉइंट जहां पर रोप ब्लॉक से कनेक्टेड है, वहां लगने वाला फोर्स या वहां लगने वाला टेंशन, इस तरह से आप निकालोगे। अगला पार्ट क्या है? टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो होगा वहां टेंशन कितना? यहां का टेंशन अगर टी डैश है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप मुझे बताइए यार, अगर इस पूरी की पूरी रोप का मास एम है तो मिड पॉइंट के पीछे वाली जो रोप होगी, क्या उसका मास m/2 होगा? डेफिनेटली m/2 होगा। तो ये वाला मास m/2 बनेगा। इस m/2 और इस m को यहां वाला टेंशन पुल कर रहा होगा, तो जहां टेंशन निकालना है उसके पीछे वाले टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? एक्सेलरेशन से। तो मुझे वहां का टेंशन मिल जाएगा। देखिए, हम आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस वाली प्रॉब्लम को। ये देखिए, वही पार्ट हमने अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो हमसे मिड पॉइंट पे टेंशन पूछा यहां पर, तो इसके पीछे पीछे वाला पोर्शन हम अलग से देखेंगे, लाइक दिस। आप मुझे बताइए, पूरी रोप का अगर मास m है तो आधी रोप का मास m/2 होगा या नहीं होगा? अगर यहां का टेंशन t है बच्चों, तो जो पीछे का टोटल मास है वो m/2 प्लस m है। और एक्सेलरेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m था, राइट। तो हम t की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो t इक्वल्स टू टोटल मास कितना है? कैपिटल M प्लस m/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन f अपॉन m प्लस स्मॉल m। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, आगे वाले कंटेंट को पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। और जितना ज्यादा पीछे वाले मेरे लेक्चर्स की आपने प्रैक्टिस की होगी, इस कंटेंट को पढ़ने में उतना ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखें, इस बार एक हमारे पास रोप है। उस रोप का जो लेंथ है, इसको आप भूल जाइएगा, ये यहां तक नहीं है, ये रोप का जो लेंथ है वो L है और मास कैपिटल M है। और हमसे पूछा जाता है कि पीछे वाले एंड से, जिधर आपने फोर्स लगा रखा है, उसके पीछे वाले एंड से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो यहां पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? यहां भी तरीका वही यूज करेंगे। जहां टेंशन कैलकुलेट करना है, उसके पीछे वाले मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों बताइए, टोटल मास कितना है जो एफ फोर्स पुल कर रहा है? तो आप कहेंगे साहब, टोटल मास जो है रोप का या रोड का, जो भी आपको दी जा रही है, उसका मास कैपिटल एम है और आपने एफ फोर्स से पुल किया, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो एफ बाय कैपिटल एम आएगा। अब इस वाले सेक्शन का मास, या इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेते हैं। इसको मैंने अलग शेड से दिखा दिया। इसको सेपरेट करेंगे, यहां लेके आ जाते हैं। मान लेता हूं इसका मास स्मॉल एम है और आपसे यहां पे टेंशन पूछा है टी, तो T इक्वल टू एम इंटू ए होगा, नहीं होगा? ए की वैल्यू ये रही। अब निकालना है मुझे m, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल m की वैल्यू होगी मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द गिवन सेक्शन। इस सेक्शन की लेंथ कितनी है? x। इसी तरह से निकालते हैं सेगमेंटल मास, आपको आता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा।
टोटल मास बाय टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ का मास इतना है तो गिवन लेंथ का मास इतना बनेगा। मतलब अगर मुझे टी कैलकुलेट करना है तो मैं एम इंटू ए यूज करूंगा, और यहां आप देखिए ये एम है, और एम की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एम की वैल्यू कितनी बच्चों, ये एम की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, और ए की वैल्यू है एफ बाई एम। आप एम से एम कैंसिल कर देंगे और ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा एफ इंटू एक्स बाई एल। दिस इज द टेंशन। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल दिया जाता है, इसका मास दे दिया जाता है, फोर्स की वैल्यू दे दी जाती है, टोटल मास दे दिया जाता है, और यहां से गिवन लेंथ पर टेंशन पूछा जाता है। तो आप फोर्स अप्लाइड लिख देंगे, लेंथ की वैल्यू लिख देंगे, और जो जिस डिस्टेंस पर आपसे टेंशन पूछा है पीछे वाले एंड से, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा टेंशन मिलेगा। कई बार ये एक्स आपको यहां से भी दिया जाता है, जैसे नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं, यहां देखिए ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको एक्स यहां से दिया है और आपसे पूछा है कि साहब यहां टेंशन बताइए टी। तो अब आप कहेंगे साहब जो ये वाला सेक्शन है इसका मास अगर स्मॉल एम है, क्योंकि टोटल मास तो कितना है, टोटल मास तो कैपिटल एम ही है, टोटल लेंथ एल है, तो मास पर यूनिट लेंथ कैपिटल एम बाई कैपिटल एल हो जाएगा। और जहां आपको टेंशन निकालनी है, देखिए आपको यह पता है कि आप फोर्स इस तरफ लगा रखें तो बच्चों एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो जहां टेंशन निकालनी है उसके पीछे वाले टोटल मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप करेंगे क्या, इसका डायग्राम अलग से बना लेंगे। अगर आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखना इसको, ये अगर x है तो ये l माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो l आपको गिवन है और मास को टोटल कैपिटल m गिवन है। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए एक्सेलरेशन क्या आएगा। साहब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो टोटल अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास या नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कैपिटल एम हमने अज्यूम किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को अलग कर लेंगे, l माइनस एक्स वाले को, इसका मास स्मॉल एम मान लिया और मान लेता हूं यहां टेंशन t है जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम t फिर से वही कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल टू बच्चों बनेगा स्मॉल एम इंटू ए। अब स्मॉल एम कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द गिवन सेक्शन। पिछली बार लेंथ ऑफ द गिवन सेक्शन क्या था, x, तो अपन यहां x रखा था। यहां लेंथ ऑफ द गिवन सेक्शन क्या, l माइनस एक्स, तो हमने l माइनस एक्स रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी f बाई एम। एम से एम कैंसिल कर दोगे और आप क्या देख पा रहे हैं, t की वैल्यू मिल गई, यहां पर आपको f मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स बाई एल। इसको याद रखना है बच्चों, इस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं। आपसे यह हमेशा कहा जाता है कि जिस एंड से फोर्स लगा रखा है उससे एक्स डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू क्या है, जिस एंड से फोर्स लगा रखा है उससे एक्स डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू क्या है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मास की वैल्यू नहीं देता हूं और आपसे टेंशन पूछता है, तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर मास कहीं यूज नहीं हो रहा है, एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। होपफुली ये पार्ट भी आपके समझ में आ चुका होगा। आगे मूव करते हैं, इसी का न्यूमेरिकल है। देखिए इस बार क्या है कि हमारे पास जो टोटल मास है इसका वो 10 kg है और टोटल लेंथ 5 मीटर है, ये कैपिटल एल है, ये कैपिटल एम है। आपने जो फोर्स लगाया है वो 40 न्यूटन का है, ये 40 न्यूटन का फोर्स है। अगर टोटल मास बच्चों 10 kg है और नेट अप्लाइड फोर्स 40 है, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो 40 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ द रोड, पूरी की पूरी रोड या रोप जो दे रखी है आपको, उसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि जहां टेंशन निकालनी है पीछे वाले मास को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से, टेंशन मिल जाएगा। बच्चों बताइए, अगर 5 मीटर लंबाई की रोड का मास 10 kg है तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा। आप कहेंगे कि सर जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा एम इज वॉट 10, एल इज वॉट 5, इट इज 2 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का मास कितना होगा, 2 kg। और आपको यहां का टेंशन निकालना है T2, तो T2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे साहब, T2 निकालने के लिए हम करेंगे कि T2 अगर आप निकालना चाहते हो तो ये जो पीछे वाला मास है, ये वाला, इसका मास अगर मैं M1 कंसीडर कर लेता हूं या M2 कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां का जो टेंशन है T2 वो ये M2 डिसाइड करेगा, M2 इंटू ए करना है। तो हम अलग से डायग्राम बना देते हैं इसका।
आप यहां T2 निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन सॉरी मास पर यूनिट लेंथ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, दोबारा लिख दूंगा इसको यहां पर, ध्यान से समझे। ये इसका अलग से डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। आपको पता है कि मास पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आपको मिली वो 2 kg पर मीटर मिली, क्योंकि 5 मीटर लंबाई का मास 10 kg है, तो 1 मीटर लंबाई का 2 kg मिलेगा, राइट। और ये 1 मीटर लंबाई है, तो इसका मतलब इसका जो मास मिलेगा वो 2 kg मिलेगा। अब यहां का टेंशन आपको T2 दिया गया है, क्या T2 का वैल्यू m 2 हो जाएगा और a की वैल्यू आ गई 4, तो हम निकाल देंगे 8 न्यूटन। इसका मतलब T2 जो है वो 8 न्यूटन है। अब जरा मुझे बताइए, अगर आप चाहें तो यहां से डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है, यहां से डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जब यहां जिस एंड से आपने फोर्स लगा रखा है वहां से डिस्टेंस अगर आपको दे दे, तो आप डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो भी हमने डिराइव किया था, T1 विल बी इक्वल टू F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बताइए क्या मिलेगा, F कितना मिला अपन को 40 जो आपने अप्लाई किया हुआ है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 और एल की वैल्यू क्या हो गई 5, राइट। तो 1 माइनस 1/5 क्या मिलेगा 4/5। तो बच्चों ये मिल गया आपको 40 इंटू 4/5, ये मिल जाएगा 8 और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 32 न्यूटन। एक तो तरीका ये हो गया फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली निकालने का। दूसरा मेथड क्या हो गया, ये तो मेथड 1 है। मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो मेथड 2 क्या होगा, ये 1 था और ये 2 है कि साहब जहां टेंशन निकालना है उसके पीछे वाले टोटल मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कि टोटल जो रोड है लेंथ 5 मीटर का, उसका मास 10 kg है। आपको यह भी पता है 1 मीटर लेंथ का मास 2 kg है। तो बच्चों अगर ये लेंथ 1 मीटर है तो इसके पीछे कितनी लंबाई बची, 8 मीटर, सॉरी कितनी बची इसके पीछे 4 मीटर। तो 1 मीटर लंबाई का मास अगर 2 kg है तो 4 मीटर लंबाई का कितना होगा 8 kg। एक्सेलरेशन क्या आया 4, तो 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से डायरेक्टली आ जाएगा 32। तो आप क्या करेंगे, सीधा कैसे 32 निकाल सकते हैं, कैसे कि इस वाले मास सेक्शन का मास अगर मान लो T1 में निकालना चाहता हूं, M1 है तो M1 इंटू ए कर दूंगा, और M1 कितना मिल गया बच्चों मुझे 8 इंटू 4, इट विल गिव्स 32 न्यूटन। होपफुली ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। आगे बात करें, देखिए ये वही वाला सेक्शन है। दोबारा चाहो तो एक बार सोल्व कर दूं मैं इसको कि साहब यहां से लंबाई 1 मीटर है तो यहां से लंबाई 4 मीटर हो जाएगी, ये 4 मीटर हो जाएगी। और यहां का टेंशन अगर आपको निकालना तो इस वाला पार्ट का मास अगर M1 है तो M1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमें, 1 मीटर लंबाई का मास कितना है 2 kg, तो 4 मीटर का हो जाएगा 8 kg। तो आप T1 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं 8 इंटू ए, और ए की वैल्यू 4 थी तो 8 इंटू 4 इट विल गिव्स 32 न्यूटन, राइट। होपफुली आपके क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और आप इस तरह के सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व करेंगे। ये जो जितने भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनके हैंडआउट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हैंडआउट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अनसोल्ड भी आपको दूंगा, ताकि एक बार अनसोल्ड आप एक बार लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद अनसोल्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो अनसोल्ड से आप प्रैक्टिस करें, खुद करके देखें बन रहे नहीं बन रहे, उसके बाद मेरा वीडियो देख के चेक करें कहां गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, फिजिक्स बाय डॉक्टर परवेज खान नाम से मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर इसके ये सारे वीडियो भी मिलेंगे, नीट कैलिब्रेटेड पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, पर ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो वहां पे भी मिल जाएगा और नीट कैलिब्रेटेड वाले पे भी मिल जाएगा। तो जैसे चाहें वैसे करें। आपको ये सारा का सारा जो क्वेश्चन सेक्शन में करवा रहा हूं ये अनसोल्ड की फॉर्म में भी पीडीएफ डाल दूंगा, और ये जितना भी मैं सोल्व कर रहा हूं उसके हैंडआउट्स भी वहां डाल दूंगा, और वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है। बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, राइट। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन है, एक लिफ्ट जो है ऊपर मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, राइट। और आपसे कहा जाता है फाइंड टेंशन एट द पॉइंट ए एंड बी ऑन द रोप ऑफ मास 2 kg। ये जो रोप है बच्चों इसका मास 2 kg है, और ये जो बी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो आपको पता है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg, और जो ये वाला सेक्शन है इसका मास भी क्या हो जाएगा 1 kg, क्योंकि रोप का टोटल मास 2 kg। अब आपको टेंशन निकालनी, राइट।
कहां निकालनी है? ए पॉइंट पे भी निकालनी है, बी पॉइंट पे भी निकालनी है। तो आप मुझे बताइए, हम सबसे पहले ए पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए क्या देखेंगे? आपको बताए कि साहब इस ब्लॉक को अलग से देखेंगे, इसका एफबीडी बना लेंगे। टेंशन एट पॉइंट ए निकालने के लिए इसका अलग से एफबीडी बना लेते हैं। मान लो ए का जो टेंशन है वो टी ए बोलता हूं, क्या बोलता हूं उसको? टी ए। तो यहां का जो टेंशन है वो टी ए है। आप मुझे बताइए, ये रोप लिफ्ट की सीलिंग से कनेक्टेड है, तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 3 है तो इसका एक्सेलरेशन भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। इसका खुद का mg 50 न्यूटन, g की वैल्यू 10 ले रहा हूं, नीचे लग रहा होगा। अब आप न्यूटन से लगा के देखिए, व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टी ए माइनस अपोजिट फोर्स कितना मिला? 50 इक्वल टू मास क्या मिला? 5 इंटू एक्सेलरेशन क्या मिला? 3। तो बच्चों टी ए की वैल्यू क्या हो गई? ये 50 और ये हो गया 15, तो आ गया 65 न्यूटन। बहुत आसानी से नहीं आ गया आंसर। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिमाग में सेट कर लेना, फटाफट सारे आंसर आएंगे। चलिए इसका सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। यहां मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, राइट? मूव करते हैं आगे। अगले सेक्शन के अंदर आप देखें कि ये वाला जो सेक्शन है जहां मुझे टेंशन चाहिए बी, उसके नीचे वाले पूरे सेक्शन का मैं अलग से एफबीडी बना लूंगा, लाइक दिस। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहां का जो टेंशन है, इधर का टेंशन, वो टी बी मान लेता हूं। आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो इस वाले सेक्शन का जो मास है वो 1 kg था, और डेफिनेटली इसका मास भी 1 kg ही था, क्योंकि पूरी रोप का मास 2 kg है, रोप यूनिफॉर्म है, और बी पॉइंट को मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया मिड पॉइंट है। तो बच्चों इसका मास 1 kg हो गया। अब आपको पता है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताइए जो टोटल वेट है वो कितना है? 5 + 1 6। तो जो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होगा वो 6 × g, मतलब 60 न्यूटन होगा mg की फॉर्म में। अब ये ऊपर चल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उधर टेंशन कितना है? tb। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस अपोजिट फोर्स 60 इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन 3। तो बच्चों कितना मिल जाएगा? tb इक्वल टू 78 न्यूटन। ये 18 हो गया, 18 में आप जोड़ दोगे किसको? 60 को, तो आंसर क्या आएगा? 78 न्यूटन। तो इजीली आंसर आ गया। उम्मीद है सारा का सारा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इस बार क्या कहा जाता है? द ब्लॉक आर अटैच्ड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग, मतलब जो मासलेस स्ट्रिंग होती है वो नॉन स्ट्रेचेबल होती है, तो वो बोल दिया गया आपसे। एंड पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स 100 न्यूटन एज शोन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बच्चों मुझे बताइए कि ये मास 2 kg है, ये 3 kg है, तो इस टोटल वेट जो नीचे की तरफ बनेगा वो कितना बनेगा? 20 + 30 50 न्यूटन। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? व्हाट इज द फोर्स? अच्छा, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो एक्सेलरेशन आएगा एफ नेट अपॉन टोटल मूवेबल मास। एफ नेट कितना है? 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास कितना है? 5। तो बच्चों आपको कितना मिल जाएगा? 100 माइनस 50, 50/5 विल गिव्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालनी है, तो अगर मुझे यहां पे टेंशन निकालनी है तो सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये जो मेरे पास 3 kg का ब्लॉक है, टेंशन ऊपर लगेगा T, इसका खुद का mg नीचे होगा 30 न्यूटन। याद रहे एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन में टोटल वेट को माइनस करना है, और अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो इसके पीछे वाले मास का एफबीडी बनाना है। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना हमारे पास? T माइनस अपोजिट फोर्स 30 इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 10, इट विल गिव्स T इक्वल टू 60 न्यूटन। सिंपल। अगला केस देखें। इस बार हमसे क्या कहा जाता है कि यहां पर देखिए 2, 3 और 5 ब्लॉक्स कनेक्टेड है, 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाया जाता है। आप मुझे बताइए टोटल वेट नीचे की तरफ कितना लगेगा? सब 2 + 3 5 और 5 10 हो गया, तो 10 × g बनेगा 100 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या आएगा? एफ नेट 200 माइनस 100 बनेगा 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया हमारे पास? 10 kg। तो आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन निकालनी है अलग अलग पॉइंट्स पर।
तो अगर आपको यहां टेंशन निकालनी है तो इसको T1 बोल दूंगा, यहां टेंशन निकालनी है तो T2 बोल दूंगा। जब T1 कैलकुलेट करूंगा तो सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊंगा, और जब T2 कैलकुलेट करूंगा तो इन दोनों का एफबीडी बनाऊंगा, लाइक दिस। टेंशन स्ट्रिंग की बात करें लोअर स्ट्रिंग के अंदर, तो ये बना लिया अलग से। आप बताइए सिस्टम का जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आया वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया या नहीं आया? आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां का टेंशन अगर मैं T1 कंसीडर कर लेता हूं, यहां का टेंशन अगर मैं T1 लेता हूं, यहां का टेंशन T2 लेता हूं, तो मुझे जब T1 कैलकुलेट करना तो इसका एफबीडी बनाऊंगा। तो ये बताइए इसका इधर कितना फोर्स लगेगा? 5 kg है तो 50 न्यूटन हो गया। 5 kg तो कितना हो गया? ये 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऊपर कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कैसे लगाना है न्यूटन्स लॉ? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन T1 माइनस अपोजिट फोर्स 50 इक्वल टू मास 5 into acceleration 10, it will gives T1 equals to 100 न्यूटन। इजीली आ गया। अब अगर हमें यहां टेंशन T2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब इस वाले का पूरे का एफबीडी बनाएंगे, नीचे वाले दोनों ब्लॉक्स का, और ये टेंशन T2 है। एक्सेलरेशन मुझे पता है अभी भी वही है, सिस्टम तो वही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसके पास। अब बताइए टोटल वेट नीचे कितना है? कि साहब 3 और 5 8 हो गया, 8 kg मतलब 80 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऊपर ए दे रखा है 10। नाउ व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? T2 माइनस अपोजिट 80 इक्वल टू मास कितना बना 8 इंटू एक्सेलरेशन बना 10, और सोल्व करने पे मिल गया T2 इक्वल टू 80 प्लस 80 मिल गया 160 न्यूटन। कितना आसानी से आपने सारे के सारे सवाल सोल्व कर लिए, राइट? तो समझ में तो आया ही होगा, पर समझ में आना एक अलग बात है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझा देना। उसके बाद उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करना, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका दिमाग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे बिना किसी टाइम लेग के, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है टाइम का सेव करना। तो अगर आप टाइम सेव कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत इजीली जीतेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगला लेक्चर हम बात करेंगे पुशिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वाले लेक्चर में अपने क्या क्या सारे पुलिंग के केस किए, फिर हम करेंगे पुशिंग के केस, फिर हम करेंगे सारे लिफ्ट वाले केस, फिर हम करेंगे पुलिंग्स के केस। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर सिखाऊंगा। अगर आपने ठीक से न्यूटन मोशन सीख लिया तो मैकेनिक्स बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।